मैं डाल रही हूँ। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था, एक तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था। ग्राफ्स मैंने आपको बताए थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो आपका ओ गिव जो है वो कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो भी देखा था, वो बीच में हमारा रह गया था। हिस्टोग्राम हमने देख लिया था किस तरीके से हमने बनाना है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और वी कैरी ऑन ऑनवर्ड। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली थी। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो हम देख रहे थे, और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के अंदर हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जो डाटा होता है उसको जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लीडिंग डिजिट, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा होता है, जो हमने दो हिस्सों में उसको नंबर को स्प्लिट किया है, तो आपका जो पहला डिजिट है दैट इज़ कॉल्ड द लीडिंग डिजिट, और जो दूसरा आपके पास डिजिट है, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, जो रिटेन पार्ट है, दैट इज़ योर ट्रेलिंग डिजिट। तो जो पहला पार्ट है, जो लीडिंग डिजिट है, उसको हम कहते हैं स्टेम, और जो ट्रेलिंग डिजिट है उसको हम कहते हैं लीफ। अब दो तरीक़ों से आपके पास जो है आप अपने डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 243। नाउ दो तरीके हैं, या तो आप अपने 2 को जो है वो अपना स्टेम बना लें और 43 को अपना लीफ बना लें, या फिर आप 24 को अपना स्टेम बना लें और 3 को अपना लीफ बना लें। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द डाटा, ये डाटा के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी शेयर माय कोड। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास डाटा है 243 है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके बाद आपके पास डाटा है लेट्स सपोज टू जो है आपके पास 54 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास डाटा है 231 का डाटा है, आपके पास वैल्यू है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ 224 है आपके पास। थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, होप सो कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। 224 है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 2 जो है वो 73 है, ठीक है। हमारे पास है 289 है, ठीक है। इस तरह का अगर आपके पास डाटा है तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप पार्टीशनिंग किस तरीके से करेंगे? आप अपने पहले वाले डिजिट को अपना स्टेम बनाएंगे और बाकी 2 डिजिट्स को अपना लीफ बनाएंगे, या 2 डिजिट्स को अपना स्टेम बनाएंगे और थर्ड डिजिट को अपना लीफ बनाएंगे? जी, कोई बताएगा? एक डिजिट मैम को फर्स्ट स्टेम 2 को स्टेम और लास्ट को लीफ। जी, फर्स्ट 2 को हम अपना स्टेम बनाएंगे, ठीक है, और लास्ट को अपना लीफ बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने फर्स्ट, जैसे अब जिस तरह नज़र आ रहा है कि आपके फर्स्ट डिजिट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, तो अगर मैं इस तरह से पार्टीशनिंग करती हूँ, 2 को अपना स्टेम बना लेती हूँ, फिर तो क्या होगा कि आपके सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो 2 के सामने आ जाएंगे। 2 के सामने 43 आ जाएगा, 2 के सामने ही 54 आ जाएगा, तो हमारा जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का मकसद है वो पूरा नहीं होगा। सो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप अपने जो है 24 को जो है वो अपना स्टेम बनाएंगे, 24, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद अपना आपका 20, उससे पहले आपका 22 भी है, 23 भी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फर्स्ट 2 डिजिट्स को आप अपना स्टेम बनाएंगे और थर्ड डिजिट को आप अपना लीफ बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से लेट सपोज आपके पास डाटा है जैसे फॉर एग्जांपल 241 है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 135 है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास लेट सपोज 392 है, ठीक है, और आपके पास 462 है। इस तरह से अगर आपके पास डाटा मौजूद है तो फिर इस सूरत में आप अपना स्टेम फर्स्ट 2 डिजिट्स को बनाएंगे, या फिर पहले डिजिट को आप अपना स्टेम बनाएंगे? 1 डिजिट को बनाएंगे। जी, सो इस सूरत में अपनी पार्टीशनिंग हम किस तरीके से करेंगे कि पहले डिजिट को हम अपना स्टेम बना लेंगे और लास्ट 2 डिजिट्स को अपना लीफ बना लेंगे। जब हम अपना स्टेम का कॉलम बनाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, 1 आएगा,
2 आएगा, देन यू हैव 3, 4 और तो सारे स्टेम्स में जो है वो वेरिएशन आ जाएगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे 1 है तो 35 इसके सामने हम लिख देंगे, ठीक है। तो जब आपके पास डिजिट्स आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 147 भी है आपके पास, ठीक है। सो हाउ कैन यू राइट, आप इसके दरमियान में कॉमा नहीं डालेंगे बट यू सिंपली राइट 1 के सामने ही आप क्या लिख देंगे, 47 लिख देंगे। 2 के सामने आपके पास 41 है, यू राइट 41 ओवर हेयर। इसी तरीके से अगर आपके पास 262 कोई वैल्यू है तो आप क्या करेंगे कि आप इसी के सामने जो है बगैर गिविंग अ स्पेस, आप स्पेस दे के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 62 लिख देंगे। इस तरीके से आपने सारे डाटा को जो है वो एंटर करना है कि जहाँ जहाँ उसका स्टेम होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने उसका लीफ जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो दिस इज मैम कॉल्ड इसमें स्टेम। हम 2 डिजिट्स का भी तो स्टेम बना सकते हैं ना? जी, 2 डिजिट्स का आप स्टेम जो है वो बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था अपना 2 डिजिट्स का स्टेम, क्योंकि हमारे पास 1 डिजिट के अंदर वेरिएशन नहीं थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे जो 1 डिजिट है वो सारा 2 पे बेस कर रहा है। वेरिएशन जब भी आएगी जब हम 2 डिजिट्स को इंक्लूड करेंगे, यानी 24, 22, 23, 24, 25, ठीक है। सो इस सूरत में आप अपने 2 डिजिट्स को अपना स्टेम बना सकते हैं। इज़ इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू डिवाइड योर डाटा। आप इस तरीके से स्टेम एंड लीफ जो है वो अपने अलहदा कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि यहाँ पे ये 2 डिजिट्स का ही डाटा है आपके पास, तो डेफिनेटली 2 डिजिट डाटा है तो आपके पास ये वेरिएशन फर्स्ट डिजिट में आपको नज़र आ रही है, तो आपका स्टेम जो है वो आपका पहला वाला डिजिट बन जाएगा और लीफ जो है वो आपके सेकेंड डिजिट बन जाएंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट आपने जब डाटा को देख लिया तो आपने उसकी रेंज ले ली कि हमारा स्टेम 1 से लेकर जो है वो वेरी कर रहा है 7 तक, और आपने वो तमाम स्टेम्स लिख लिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इसके लीव्स जो कि ट्रेलिंग डिजिट्स थे वो आपने सारे जो है वो नोट डाउन कर लिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप इनको अरेंज कर लें एरे की शक्ल में, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ, पहले ऑर्डर कर लूँ, अगर मैं इनको जो आपके लीव्स हैं 2, 8 कर लूँ, यहाँ पे 6, 7, 9 कर दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डाटा जो है वो अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। आप देख सकते हैं 12, 18, 26, 27, 29, इसी तरीके से जब मैं इसको करूँगी तो आपका डाटा जो है वो एरे की शक्ल में अरेंज हो गया है, ठीक है। सो टू गेट द एरे वी एसोसिएट द लीव्स इन ऑर्डर ऑफ साइज विद द स्टेम्स। तो जब उसने उसको एरे किया तो देखें आपका डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसी तरीके से आपका डेथ रेट्स का डाटा था जो मैंने आप लोगों को करवाया था। यहाँ पे हमारे पास इट्स 1 डिजिट डेसिमल प्लेस डाटा, ठीक है। कहाँ गया, नहीं इसमें नहीं है, फिर मेरे ख्याल में दूसरा वाला आप लोगों का था वो। बहरहाल ये आपका जो डाटा था इट्स वन, आप देख सकते हैं पिछले वाले लेक्चर में आप देख लेंगे वहाँ पे क्या था आप लोगों का, इट्स 1 डिजिट, कहाँ गया जी, इट्स 1 डिजिट डेसिमल प्लेस डाटा। जैसे याद होगा आपको 3.9, 4.6, 4.6, 5.0, 5.4 आप लोगों का 1 डेसिमल प्लेस का डाटा था। इट्स डेथ रेट्स, ये आपके एनुअल डेथ रेट्स थे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि जो पॉइंट से पहले वाला जो आपके पास वैल्यू थी हमने उसको अपना स्टेम बना लिया, और जो पॉइंट के बाद है दैट इज़ योर लीव्स। तो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे, वो आपके लीव्स बन जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका डेसिमल प्लेस का डाटा हो गया है। इसमें भी आप चाहें तो आप इसको जिस तरीके से इसने यहाँ पे किया, ये इसने एरे की शक्ल में अरेंज किया हुआ है, अदरवाइज इस तरह नहीं होगा कि डेफिनेटली आपके पास ये सारी अरेंज फॉर्म में आई हो 045 या 0022। डेफिनेटली जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये सारी आगे पीछे होंगी। यहाँ पर उसने इसको अरेंज किया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, लीव्स आर ऑर्डर्ड, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको ये नजर आ रहा है कि ये डाटा जो है वो अरेंज हुआ हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड स्टेम एंड लीव डिस्प्ले। बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं आया। होप्स हो के क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अच्छा, एक काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने ये जो बुक मैंने आपको कही थी आप लोगों ने परचेज़ की है, आप में से किसी के पास है यस तो मैम। जो सेकंड आप लोगों का चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है प्लीज़ वो शेयर कर दीजिएगा। मेरी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसका पेज थोड़ा सा जो है वो टीयर अप है, तो उसको आप ऐसा करें कि वो शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसमें से मैं मार्क कर दूँगी जो जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, जैसे आप लोगों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं, और जो PDF की शक्ल में शेयर कीजिएगा कैम स्कैनर से लेके, उसमें से जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के रिलेटेड टू द टॉपिक होंगे जो मैंने अभी करवा दिया वो मैं आपको मार्क करके दोबारा रिटर्न कर दूंगी, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है।
सो जो नेक्स्ट है दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हमने पहले भी देखी थी, लेकिन वो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखी थी। अगर आपको याद होगा, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी और फिर उसके बाद हमने जब उनको प्लॉट किया था लॉन्ग एक्स एक्सिस, हमने क्लास जो है वो बाउंड्रीज ली थी और लॉन्ग वाई एक्सिस हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ली थी। तो जब हमने उनको ड्रॉ किया था विद स्ट्रेट लाइंस, हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, तो हमने देखा था कि वो है एक कर्व की शक्ल जो है वो आपका इख्तियार कर गया था इस तरह से, क्योंकि क्यूमुलेटिव थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही थी और एट द मैक्सिमम जाके वो स्टॉप हो गई थी। तो हमने, चूंकि वो इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम ओ गिव भी कहते हैं, तो हमने पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ताकि वो क्लोज्ड हो जाए। इसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा, हमने हिस्टोग्राम बनाया था। इससे पहले मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाया था। वो फ्रीक्वेंसी कर्व था। फ्रीक्वेंसी की जो ग्राफ है उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इसको मैं पॉलीगॉन बनाना चाहूँ तो क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि आप लॉन्ग एक्स एक्सिस अपने जो है वो क्लास बाउंड्रीज ले सकते हैं, और मैंने आपको क्लास बाउंड्रीज के साथ ही जो है वो बताया था कि आप यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज ले लें, और फिर उसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी है लॉन्ग वाई एक्सिस आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और आप अपने ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। और हिस्टोग्राम दे आर द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, बीच में कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हमने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा था अगर आप चाहें तो आप अपने जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनको आप मिटा के आप उनके सेंटर में मिड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका पॉलीगॉन है, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट्स ऑल्सो अ ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट पॉलीगॉन है, इट मीन्स इट्स अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी को, मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जब इनकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, जैसे लेट सपोज ये ग्राफ आपके पास बना हुआ है, मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट बनता है। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज योर पॉइंट। मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इस वाले मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये वाला पॉइंट बन रहा है, सॉरी, ठीक है। इस मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये वाला बन रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट है। तो जब इन मिड पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, जब इनको हम स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। यानी अलोंग एक्स एक्सिस आपके क्या हैं, आपके मिड पॉइंट्स हैं, और अलोंग वाई एक्सिस आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन कर लिया। अब चूंकि पॉलीगॉन है और आपकी पॉलीगॉन एक मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये मैनी साइडेड तो है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा जो पहले आपके पास मिड पॉइंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 1, तो हमें क्लोज करने के लिए यहाँ पर पॉइंट चाहिए जो कि बिल्कुल अलॉन्ग एक्स एक्सिस टच करे। इसी तरीके से यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे कि हम एक जो है क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी, आपने हिस्टोग्राम बनाया, आपके पास ये डाटा मौजूद है, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसका जो है वो हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से या हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं क्या करूँगी कि 74.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 की फ्रीक्वेंसी लेके अपना जो है वो पॉइंट लोकेट करूँगी, 94.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 लोकेट करूँगी, और उस तरीके से आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये आपकी क्लोज नहीं है फिगर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं दो क्लासेस, एक ऊपर और एक नीचे, खुद से जनरेट करूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि हमारा इंटरवल कितने का चल रहा है। हमारा इंटरवल चल रहा है 20 का, ठीक है। तो अगर मैं इससे पिछली वाली क्लास लोकेट करना चाहूँ तो डेफिनेटली वो कहाँ पर एंड होगी, वो एंड होगी 64 पे। उसकी पिछली क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो क्या होगी, 64, और यहाँ पे 20 का डिफरेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि हमारा विड्थ 20 का चल रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 45। इज इट सो, ठीक है। आपकी पिछली क्लास का जो इंटरवल होगा वो होगा 45 से लेकर 64 तक, और अगर मैं इसका क्लास बाउंड्रीज बनाऊँ तो ये बनेगी 44.5 से लेकर ये बनेगी 64.5 तक, ठीक है। ये बन जाएंगी आपकी। और इसका अगर मैं मिड पॉइंट लूँ, ठीक है, ये 64.5 हो गई, और अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूँ क्योंकि मुझे लोकेट करनी है, तो इसका मिड पॉइंट कितना बनेगा, डेफिनेटली इट इज़ 54.5,
ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट बन गया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेटली मुझे पता है फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी खुद से एज्यूम करूँगी और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0। ठीक है, इसी तरीके से मैं इससे अगला वाला अगर देखूँ तो क्लास बनेगी 205 से लेकर और यहाँ पे आप 20 का इंटरवल ले लें तो 224 तक जो है वो जाएगी। और अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूँ तो ये 20 का इंटरवल चल रहा है तो 214.5 जो है वो आपकी बनेगी इसका मिड पॉइंट, अगला वाला जो मिड पॉइंट बनेगा 214.5 आपका नेक्स्ट मिड पॉइंट बनेगा अगली वाली क्लास का। और इसके सामने भी मैं फ्रीक्वेंसी खुद से एज्यूम कर लूँगी कि क्या है आपके पास 0। ठीक है, सो अब चूंकि मुझे क्लोज करना है, इट्स अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे इससे पिछली क्लास का ये कोई और डाटा है, ठीक है, इट्स नॉट दैट वन, आई थिंक सो, ये वो डाटा नहीं है। तो इससे पिछली क्लास का जो है फ्रीक्वेंसी, क्लास का मिड पॉइंट लेके उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैं 0 लूँगी तो वो बिल्कुल लॉन्ग एक्स एक्सिस टच कर जाएगा। इसी तरीके से इससे अगली क्लास का जब मैं मिड पॉइंट लूँगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जब मैंने 0 ली होगी और मैं जब इसको प्लॉट करूँगी तो ये भी आपका यहाँ से बंद हो जाएगा, तो ये एक क्लोज फिगर जो है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गई बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। यहाँ पर देखें ये ग्राफ बना हुआ है आप लोगों का, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, ये वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो पिछली क्लास ये 54.5 आपके पास मौजूद नहीं थी क्लास, जो फ्रीक्वेंसी मौजूद थी वो 74.5 से लेकर आपकी मौजूद थी 194.5 तक। 54.5 मैंने पिछली क्लास का मिड पॉइंट खुद लोकेट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 करके लॉन्ग एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर दिया। एंड 214.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी मैंने खुद लिया मिड पॉइंट और अगली क्लास का, और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 0 कर दी है। स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन करना है आपने, इसको स्मूथ आउट नहीं करना बिकॉज इट्स अ पॉलीगॉन। तो साइड्स को शो होना चाहिए, आपकी कर्व्स शो होनी चाहिए। सो इट्स अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लॉन्ग एक्सिस आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है दैट इज कॉल्ड ओगिव। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जाती हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स, कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी कर्व्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बनाते हैं जब उनको प्लॉट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी बनानी सीखी। ठीक है, किस तरीके से बनाई थी? हमने क्लासेस बनाई और क्लासेस के सामने हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी आपके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, क्लासेस हैं और क्लासेस के सामने आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसीज हैं। अब अगर मैं इनको प्लॉट करूं, जब मैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ तो वो कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनमें से जो 4 टाइप्स वो बता रहा है, ये यूजुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की शक्ल इख्तियार करती है। ठीक है, अब जो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी शेप्स जो है वो ले लेती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन शेप है दैट इज़ योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? A frequency distribution or curve is said to be symmetrical if values equidistant from the central maximum have the same frequency। यानी this is your central maximum, अगर मैं इसका सेंटर निकालूं तो ये इसका सेंटर निकलता है, और इक्वी डिस्टेंस के ऊपर यानी सेम डिस्टेंस पे आपकी इस सेंटर मैक्सिमा से राइट साइड पे और सेंटर मैक्सिमा से लेफ्ट साइड पे जो फ्रीक्वेंसी है वो द सेम टेंडेंसी के साथ फॉल करती है। यानी डेफिनेटली यहाँ पे मैं बना रही हूँ, रफली ड्रॉ हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है दोनों साइडों पे सेंटर मैक्सिमा के वो विद द सेम इंटेंसिटी फॉल कर रही होती है। यानी अगर लेट सपोज मैं ये एक पेज के ऊपर, सिमेट्री किस तरह से होती है, जैसे अगर ये पेज है आपका और मेरे पेज के ऊपर जो है वो बनाया हुआ है, तो मैं अगर इस लाइन के अबाउट, दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगर मैं इसके अबाउट इसको टर्न करूं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी शेप इधर है वही आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो नॉर्मल कर्व होती है वो आपकी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये है आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? कि जो वैल्यूज़ सेंटर मैक्सिमा से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है। दिस इज फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, वाई एक्सिस आपके पास है फ्रीक्वेंसीज, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास जो है वो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो क्लास बाउंड्रीज जो है वो भी हो सकती हैं आप लोगों की। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज या मिड पॉइंट्स कोई भी आपके हो सकते हैं। तो जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो अगर वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर रहा है तो वो आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। दिस इज़ द फॉर्म जो एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इख्तियार कर सकती है।
दूसरी जो आपके पास है, दिस इज योर मॉडरेटली स्क्यूड और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कब कहलाती है, व्हेन इट इज डिपार्ट फ्रॉम सिमेट्री, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी सिमेट्री से हिलती है, यानी अपनी डिपार्ट करती है सिमेट्री से, तो उसमें स्क्यूनेस आ जाती है। सो व्हेन एवर द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्ट्स फ्रॉम सिमेट्री इट इज कॉल्ड स्क्यूड, ठीक है। सो हेयर द फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू पाइल अप एट वन एंड और द अदर एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज एक एंड के ऊपर या दूसरे एंड के ऊपर पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं, या तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं पाइल अप, या फिर राइट साइड पे आपकी ज़्यादा पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं। और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस, यानी जो आपकी स्क्यूनेस है वो नॉर्मली आपको नज़र आ जाती है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। जिस तरीके से ये है, दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं ये वाला कर्व लूँ तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी एक टेल जो है वो आपकी राइट साइड पे आपको टेल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, और लेफ्ट साइड पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है। जैसे अगर लॉन्ग वाई एक्सिस आपकी फ्रीक्वेंसीज़ है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लेफ्ट साइड पर है वो फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वैल्यूज़ अकर कर रही हैं, और जो राइट साइड पे उनकी फ्रीक्वेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो एक वन एंड के ऊपर पाइल अप होना शुरू हो गई हैं, यानी आपकी लेफ्ट साइड पे पाइल अप हो रही हैं, ठीक है। सो और ये वाली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लें, जैसे अगर इस तरह की कर्व शक्ल इख्तियार कर रही है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यूज़ राइट साइड पे ज़्यादा पाइल अप हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या आपकी राइट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपकी कम है, यानी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो कम इंटेंसिटी के साथ फॉल कर रही हैं। ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं, ठीक है, व्हाट दे कॉल्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो तरह की स्क्यूनेस होती है, एक ये वाली स्क्यूनेस है, इसकी टेल अगर हम देखें तो देखें जब हम डाटा को, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वी नो दैट कि आपके पास जो डाटा है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो है वो लाई करता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस जो है आपकी। तो अगर आपकी जो टेल है वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, स्क्यूनेस, दोनों में स्क्यूनेस है, दे आर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिफ्रेंशिएट हम किस तरीके से करते हैं कि अगर आपके पास जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड पे पाइल अप ज़्यादा हो रही हैं, और टेल को देखें, टेल किस साइड पर आपकी ज़्यादा है, पॉजिटिव साइड पे आपकी टेल ज़्यादा है, तो स्क्यूनेस किस साइड पर है, आपकी पॉजिटिव साइड पे, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से अगर ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसकी टेल जो है वो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर ज़्यादा है, नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे, तो एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे ही डिस्कस कर दिया। बहरहाल यहाँ पर उसने सिर्फ स्क्यूनेस का जिक्र किया कि आपकी स्क्यूड जब भी सिमेट्री से डिस्ट्रीब्यूशन हटती है तो उसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस नहीं है, थोड़ी सी सिमेट्री से डिपार्ट हुई है, तो उसको कहते हैं मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और दो तरह की स्क्यूनेस मैंने आपको बताई कि अगर आपकी टेल जो है पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर नेगेटिव साइड पे ज़्यादा तो हम उसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद आ जाती है, ये है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी जो शक्ल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इख्तियार कर सकती है दैट इज़ योर एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसको हम जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रन्स अप टू द मैक्सिमम एट वन एंड ऑफ द रेंज, कि यहाँ पर आपके पास गर्ल्स प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए आपकी टेनिस का अगर आपने नहीं लिया तो। सो यहाँ पर आप देखें कि एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रही है कि इट्स नॉट अ मॉडरेटली स्क्यूड वन, सारी की सारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो एक एंड के ऊपर पाइल अप हो गई है, और बाकी जो है दूसरी साइड पे आपको बिल्कुल कम फ्रीक्वेंसी जो है वो नज़र आ रही है। सो फ्रीक्वेंसीज रन अप टू द मैक्सिमम एट वन एंड ऑफ द रेंज। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी एक वन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक टेल पे फॉल कर रही है, और मिनिमम जो है वो आपकी दूसरी टेल के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये आपकी जे शेप की शक्ल इख्तियार कर रहा है, इट्स अ जे शेप, इसलिए इसको हम जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और अगर हो सकता है इस तरह की शक्ल भी इख्तियार कर जाए कि आपकी यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी राइट साइड पे ज़्यादा है और मिनिमम आपकी लेफ्ट टेल पे ज़्यादा है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम आपकी लेफ्ट टेल पे ज़्यादा है और मिनिमम आपकी राइट टेल पे है, तो हम इसको जे शेप या फिर हम इसको रिवर्स जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बिलोंग करती हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमिक और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो ले, जैसे हम फॉर एग्जांपल देख लें कि मेडिकल के अंदर हमारी कितनी जो है वो
इम्प्रूवमेंट आई है। तो हम देखें तो ज़्यादातर आपकी जो मेडिकल की बनेगी स्टैटिस्टिक्स या ग्राफ बनेगा वो जे शेप बनेगा। जैसे डेथ रेट अगर हम देख लें पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, तो डेथ रेट आप अगर हम उसमें से इर्रेगुलर इवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फिनोमेना आ गया है कोरोना का, अगर हम इसको निकाल दें तो अगर हम एक नॉर्मल डेज़ के अंदर ईयर्स के अंदर अपने डाटा को देखें डेथ रेट, तो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितनी फैसिलिटीज़ आपकी आ गई हैं आपका डेथ रेट डिक्रीज़ किया है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो ग्राफ है अगर आप डेथ रेट को प्लॉट करें तो वो जे शेप की शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा। इसी तरीके से इकनॉमिक अगर हम देखें तो इकनॉमिक जो आपके पास जैसे इंपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर भी आप देखेंगे कि आपकी जे शेप की शक्ल जो है वो इख्तियार हो रही है कि डेफिनेटली पहले इंपोर्ट कम थी, अब ज़्यादा एक्सपोर्ट कम थी, अब एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये नहीं कि बिल्कुल स्मूथ चलेगा, लेकिन ये कि डेफिनेटली ऊपर नीचे तो वैल्यूज़ वेरी करती हैं ईयरली, लेकिन अगर हम इसको स्मूथ अप करें तो वो एक जे शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा, विच इज़ एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद जो एक और शेप आपका इख्तियार कर लेता है दैट इज़ योर यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज अकर एट बोथ एंड्स ऑफ द रेंज एंड द मिनिमम टुवर्ड्स द सेंटर एंड शेप मोर और लेस लाइक अ यू शेप्ड। ठीक है, यू लेटर। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप इज़ रेयर। ठीक है, बहुत रेयर शेप है ये आपकी, और इसमें क्या होता है, इज कॉल्ड यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एंड पे फॉल करे, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम एक एंड पे थी और मिनिमम दूसरे एंड पे थी, यहाँ पे दोनों एंड्स पे आपकी मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वो सेंटर के अंदर है। फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एट बोथ एंड है। ठीक है, और जो मिनिमम है वो एट द सेंटर है। बहुत रेयर शेप है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम डेथ रेट की ही बात करें और अगर मैं डेथ रेट को जनरल डेथ रेट ना लूँ, मैं आप लोगों का एज वाइज अगर डेथ रेट को डिवाइड कर दूँ कि डेथ रेट जो है वो एज वाइज अगर हम देखें तो देखें आपका जो है वो जब ज़ीरो से लेकर यानी बच्चे 5 इयर्स तक डेथ रेट हमेशा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जब हम 60 प्लस चले जाते हैं तो डेथ रेट ज़्यादा होता है, लेकिन टीन एजेस के अंदर और 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस में डेथ रेट कम होता है। तो अगर हम डेथ रेट को प्लॉट करें फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सेस आपके एज ग्रुप्स हैं और लॉन्ग वाई एक्सेस आपकी डेथ रेट हैं, तो उस सूरत में अगर आप देखें तो आपका डेथ का रेट का जो ग्राफ है वो यू शेप इख्तियार करेगा, क्योंकि बचपन में जैसे 5 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें डेथ रेट ज़्यादा होता है, 60 प्लस डेथ रेट होता है और इन द बिटवीन ऑफ दैट डेथ रेट कम होता है, तो ये भी ग्राफ आपका तकरीबन यू शेप का इख्तियार कर जाता है। जो टाइप्स ऑफ कर्व्स हमने देखी हैं कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कर्व्स जो हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, मॉडरेटली स्क्यूड आपके डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस से हटती है, ठीक है, तो उस सिमेट्री से हटती है तो उसमें स्क्यूनेस आ जाती है। ठीक है, और दो तरह की स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद एक्सट्रीमली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और फिर उसके बाद आपकी यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। चार डिस्ट्रीब्यूशंस की शेप जो है वो हमने देखी है। इज इट क्लियर अप टिल हियर गर्ल्स? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सो अब उसके बाद मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जा रही हूँ। ग्राफ्स जो बाकी रिमेनिंग है आप लोगों के वो हम फिर बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो ग्राफ्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशंस के बता दिए हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ्स जो हैं या आप लोगों के जो हैं डायग्राम्स जो हैं वो या चार्ट्स जो हैं वो मैं फिर आप लोगों को बाद में डिस्कस कर लूँगी, एट द एंड हम देख लेंगे। अभी जो है हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो पिछला चैप्टर था या जो हमने पिछले टॉपिक्स किए उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हमने कंडेंसेशन देखी थी डाटा की, कि हमने किस तरीके से डाटा को कंडेंस करना है। उस कंडेंसेशन के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी, हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखी। ठीक है, हमने डिफरेंट तरह के ग्राफ भी बनाए ताकि डाटा जो है वो कंडेंस शक्ल के अंदर जो है कंडेंसेशन हो जाए, एक नज़र देखने में हमें पता चल जाए, हम एक से ज़्यादा डाटा सेट को आपस में कंपेयर कर सकें। ठीक है, बट दैट्स नॉट इनफ, यानी सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन या कंडेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इनफ। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि अ डाटा सेट कैन बी समराइज इन अ सिंगल वैल्यू, कि एक डाटा सेट को आप सिंगल वैल्यू की शक्ल में भी समराइज कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने डाटा सेट को समराइज करना चाहें कि मेरा डाटा सेट एक सिंगल वैल्यू से समराइज हो जाए, तो उसको भी हम कर सकते हैं, और वो सिंगल वैल्यू क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर एंड द
सेंटर एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटायर डाटा सेट, ठीक है। वो जो वैल्यू है जो कि एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा सेट को समराइज कर रही है, वो इस डाटा का क्या है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाटा, ठीक है। दैट इज द सेंटर ऑफ द इंटायर डाटा, और इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ टेंडेंसी टू कंसंट्रेट इन द सेंटर। वो वैल्यू है आपकी जो कि टेंडेंसी क्या होती है कि वो सेंटर में जाके क्यूमुलेट होती है, सेंटर में जाके जो है वो कंसंट्रेट होती है, ठीक है। इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं, ठीक है, मेजर ऑफ पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम हैं आपके, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ पोजीशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दीज आर ऑल द नेम फॉर दैट सिंगल वैल्यू जो कि पूरे डाटा सेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लोकेशन जो जनरली नोन है, यानी अगर हम किसी एक आम पर्सन से बात करें तो हम देखेंगे कि आपके पास जो है वो नॉर्मल, अगर हम बात करें, हमसे कहें कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बताओ, तो हम उसको एवरेजेस का जो है वो नाम देते हैं, एवरेजेस कहते हैं। बट इन एवरीडे लैंग्वेज द एवरेज इज ऑफन अंडरस्टूड टू द रेफर टू द अर्थमेटिक मीन, यानी जब भी हम कोई एवरेज का वर्ड यूज़ करते हैं तो जहन में सिर्फ अर्थमेटिक मीन आता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है, बल्कि आपके बहुत सारे मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, और उन सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स के अंदर आपके क्या क्या हैं, उसके अंदर आप लोगों के अर्थमेटिक मीन भी है, दिस इज़ द फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड वन इज़ द हार्मोनिक मीन, ठीक है, मीडियन एंड मॉड। तो 5 आपके एवरेजेस हैं, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं आपके पास। कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। और ये सारे के सारे आपको एक सिंगल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देते हैं। क्या देते हैं? इट गिव्स यू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। और वो सिंगल वैल्यू पूरे डाटा सेट को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। और इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो डाटा के सेंटर में फॉल कर रही होती है। जितने भी आपके एवरेजेस हैं, इनकी टेंडेंसी क्या है कि डाटा के सेंटर में फॉल करती है, इसलिए पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोगों का क्या होना चाहिए कि क्राइटेरिया सेटिस्फैक्ट्री एवरेजेस के क्या हैं, कि एक रिग्रेसली डिफाइंड प्रॉपर तरीके से हो, तमाम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड हो रही हो, सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू इंटरप्रेट हो, क्विकली एंड ईजिली कैलकुलेटेड हो, अमेनेबल टू द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट से स्टेबल हो, यानी अगर हम बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करें तो आंसर जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, एंड नॉट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एबनॉर्मली लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशन, कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ अगर डाटा में आ जाए, यानी कोई आपका आउटलायर आ जाए आपके डाटा सेट में, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो इन तमाम कंडीशंस को या क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है उसको हम सेटिस्फैक्ट्री एवरेज जो है वो कहते हैं। तो दिस इज द क्राइटेरियाज फॉर द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अर्थमेटिक मीन क्या, इट्स नॉट आप लोगों के लिए कोई अननोन नहीं है, डेफिनेटली अर्थमेटिक मीन क्या है, इट्स सिंपली अ मीन, अर्थमेटिक मीन। और हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, इट डिफाइन अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। क्या करते हैं कि तमाम ऑब्जर्वेशंस को हम सम करते हैं और हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड। सो इट्स अ सिंपल अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, मैथमेटिकल शक्ल में, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं रिप्रेजेंट करूँ जनरली x1 से लेकर xn तक है, तो मैं क्या करूँगी कि तमाम ऑब्जर्वेशंस को सम करूँगी, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास n है तो देज आर n, सो मैं कैपिटल N के ऊपर डिवाइड कर दूँगी। व्हाट यू गेट समीशन x, हाउ कैन यू राइट इन अ समीशन फॉर्म। यहाँ पर i की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है जो कि नज़र नहीं है, यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, सो हम बाद में आगे लिखेंगे भी नहीं, बट यू नो दैट कि जब भी समीशन लगता है तो वेरिएशन होती है आपकी, और i इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एक्स आई यानी x की वैल्यू सम हो रही है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो म्यू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द अर्थमेटिक मीन फॉर द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ कि मैंने पॉपुलेशन के साथ, मैंने आपको पॉपुलेशन और सैम्पल में भी डिफरेंस बताया था। पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट, और सैम्पल जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है या उसका सबसेट होता है। और अगर हम किसी सबसेट से या सैम्पल से मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको सैम्पल मीन कहते हैं और उसको हम x बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस इज़ अ सैम्पल मीन क्योंकि हमने सैम्पल से निकाला है, और ये इसकी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि आपके सैम्पल में x1 से लेकर xn n ऑब्जर्वेशंस है, सो इसका मीन आपका निकलेगा समीशन x डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ठीक है, सो अगर आपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, तो आप कैपिटल N के पे डिवाइड करेंगे, और अगर आप सैम्पल से रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल n के साथ इंदा रिप्रेजेंट होता है करें। इज इट क्लियर? एनी इंदा प्रॉब्लम? मैडम ठीक है, सो इट्स एन एग्जांपल 3.1, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। यू हैव 9 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स हैं, वो कह रहे हैं कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, सिंपली इट्स 9 स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इट्स नॉट अ पॉपुलेशन, इट्स अ सैम्पल। सो x बार आपने मीन कैलकुलेट किया समीशन x ओवर n, और 40 मार्क्स जो है वो आपके जो है वो मीन निकला है, इट्स एन अर्थमेटिक मीन। सो व्हाट डू यू बट हाउ कैन यू से कि ये जो 40 मार्क्स हैं, जब मैं अर्थमेटिक मीन निकाल रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर है वो एक ऑब्जर्वेशन देता है जो कि पूरे डाटा को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 9 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स जो एवरेज मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स हैं, तो आपके जहन में क्या आएगा? डेफिनेटली आपके जहन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि उन 9 स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 40 होंगे। आपके जहन में यही आएगा कि डेफिनेटली जो उनका एवरेज है, यानी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये 49 स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 मार्क्स के गिर्द घूम रहे हैं, यानी 9 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इस 40 मार्क्स के गिर्द घूम रहे हैं। यानी अगर मैं 9 स्टूडेंट्स के, ये आपको 9 मार्क्स नहीं बताती, मैं आपको नहीं बताऊं कि ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि 9 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 40 मार्क्स है, तो आपके जहन में ये हरगिज़ नहीं आना चाहिए कि उन 9 स्टूडेंट्स के, तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 होंगे, बट आपके जहन में ये आना चाहिए कि डेफिनेटली ये इसका सेंटर है, तो 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस 40 के गिर्द ही घूम रहे होंगे, यानी किसी का 39 होगा, किसी का 38 होगा, किसी का 41 होगा, किसी का 42 होगा, किसी का 45 होगा, बट द सेंटर ऑफ दैट मार्क्स इज 40। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है, दिस इज़ अनदर वन, ये आपके पास एक और एवरेज आ जाता है। यहाँ पर जो आपके पास अर्थमेटिक मीन था, इट्स नॉट अ वेटेड वन, ये वेटेड नहीं था। आप देख रहे हैं कि मैंने जो ऑब्जर्वेशंस थी, जितनी भी n ऑब्जर्वेशंस थी, मैंने उन तमाम ऑब्जर्वेशन को इक्वल वेट असाइन किया, मेरे लिए तमाम ऑब्जर्वेशंस इक्वल इंपॉर्टेंट थी। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं देखें कि x1 के पीछे अगर आप कोफिशिएंट देखें तो यहाँ 1 लगा हुआ है, ये x2 भी किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, nth ऑब्जर्वेशन भी किसके साथ मल्टीप्लाई हुई, 1 हुई भी है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई। इट मीन्स कि मैंने तमाम ऑब्जर्वेशन को इक्वल वेट असाइन किया हुआ है, जो कि मैं इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कोई जो है वो मैंने उनको कोई ख़ास इंपॉर्टेंट, किसी ऑब्जर्वेशन को कोई ख़ास मज़ीद इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, सो हम इसलिए कहते हैं दे आर अनवेटेड, और यहाँ पर या इक्वली वेटेड ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर आपके पास जो वेटेड